ऐसा नहीं लगता कि सभी जगह ऐसा है, लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियां जो चल रही हैं उन परिस्थितियों के अंदर देश की जनता जिन चीज़ों के लिए सड़कों पे है, देश की जनता जिन मांगों को मांग रही है, वो कोई उसकी स्वयं की इच्छा से नहीं मांग रही। वो उस हर बात का जिक्र कर रही है जो देश के प्रधानमंत्री ने और देश के मुख्यमंत्री ने इस देश की जनता से चुनाव के दौरान जो वादा किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब पूरे राज्य के अंदर भ्रमण किया तब उन्होंने देश की जनता से 611 वादे किए। आज देश की बात कर लें हम, और आज देश के अंदर, अगर देश के अंदर बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने एक 52 पेज की पुस्तिका निकाली और उसके अंदर हर जगह पे जा जाके अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर बैठ के अलग अलग बातें कही, अलग अलग सेगमेंट्स की रैलियां आयोजित की और उन रैलियों के अंदर ये कहा कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता और काश ऐसा होता। उसी बात को लेके वही जो तमाम वर्ग हैं वो काश आपने जो बोला और पूरा किया होता तो शायद हमें सड़कों पे ना होना था। इन्हीं बातों को लेके सड़कों पे। चौधरी साहब, आपने केंद्र सरकार का सवाल उठाया, मुझे जरा ये बता दीजिए कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जो वादे लेकर आए थे उनमें से कौन कौन से मुद्दे ऐसे थे जो आपके चुनाव कैंपेन का हिस्सा नहीं थे 60 साल तक? क्या गरीबी आपके चुनाव कैंपेन का हिस्सा नहीं थी? क्या बेरोजगारी आपके चुनाव कैंपेन का हिस्सा नहीं थी? महंगाई आपके चुनाव कैंपेन का हिस्सा नहीं थी? शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, ये सब आपके चुनाव कैंपेन का हिस्सा नहीं थे क्या? निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे हैं, अगर उन बातों के लिए बहुत से तथ्य और आंकड़े जुटाने होंगे जो हर 5 साल के वादे को नहीं, हम तो मोटी बात करते हैं ना भाई। 11 चुनाव आपने लड़ लिए। मोटी मोटी बात कर रहे हैं तो मोटी मोटी में बात ये कर रहा हूँ, इस देश के अंदर जहां पे एक सुई का उत्पादन नहीं होता, आज वहां पे 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए जाते हैं। इस देश के अंदर एक आदमी कल्पना नहीं कर सकता था कि यहाँ से चल के मैं वहां पे जा सकता हूँ। किसने कह दिया सुई का उत्पादन नहीं होता? आप ही लोग कहते हैं। वहां से चल के नहीं जा सकता, वो सब चीज वहां पे की। ये पूरा जितना जो किए, आज पता नहीं, आप लोग कहीं तो कहते हैं कि सोने की चिड़िया बताते थे भारत। बाढ़ आई इस प्रदेश देश के अंदर, तब उन्होंने कहना पड़ा कि 140 जो डैम है उनमें निर्माण की उनके जो है वो उनके संरक्षण की जरूरत है। आज उन बातों को जो बनाए उनको आप रख नहीं पा रहे। मेंटेनेंस की बात करते हैं और फिर नए भारत के निर्माण की बात करते हैं। दोनों के साथ एक साथ में कैसे तुलना हो सकती है? इस मुल्क के अंदर जिस बात की करें, जहां पे 1 हेक्टेयर जमीन के अंदर, जहां पे देश के प्रधानमंत्री को यह कहना होता था कि सब लोगों को भोजन मिले इसलिए सप्ताह में एक उपवास कीजिए, वहां पे ये देश आज अनाज का निर्यात करता है। 2013 के अंदर 10,000 करोड़ रुपए का अनाज हमने निर्यात किया। आज वही किसान आयात कर रहा है किसान के लिए, और वही चीजें महंगी मिल रही हैं। अगर इतना ही बढ़िया सब कुछ हो गया है तो चौधरी साहब फिर तो खुश होना चाहिए। अगर हम निश्चित रूप से खुश आपने किया या इन्होंने किया, लेकिन हालात बहुत अच्छे हैं। आपका कहना यह है कि हालात बहुत अच्छे हैं, आपने किए, इन्होंने किए। हमने कहा कि वो जो हुई होने के बाद में जो देश के प्रधानमंत्री ने जो वादा किया, उन्होंने किसान को यह कहा कि तुम्हारा जो लागत लगती है उसके अंदर हम 50% का लाभांश मूल्य दे के और हम आपको उसकी मूल्य का निर्धारण करेंगे। अच्छा। आज वही सरकार 20 फरवरी 2015 को जाके सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देती है कि हम इस वादे को पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हम प्रतिवर्ष देंगे। चौधरी साहब, हम विषय से भटक रहे हैं। आप जिस 50% ज्यादा MSP की बात कर रहे हैं वो किसान आयोग आपने बनाया था, उस पर कई बार बात हो चुकी है। उसके बाद 8 साल तक आपकी सरकार रही थी। वो स्वामीनाथन हमने वादा नहीं किया। नहीं, आपने स्वामीनाथन कमेटी आपने बनाई कमेटी, 1.5 साल में उसकी रिपोर्ट आ गई और 8 साल तक उसके बाद आपकी सरकार रही। आपने उन सिफारिशों को लागू नहीं किया। वो मुद्दा आप मत उठाइए, बेहतर है। अब आप जवाब दे दूं? हाँ, बोलिए। उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो इरिगेशन का सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए। इरिगेशन को हमने ड्रिप सिस्टम के अंदर लेके गए, वहां पे जो किसान उसको यूटिलाइज कर सके उसके लिए हमने 70% तक उसको सब्सिडी दी। और आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद में उसे 30 से 40% की सब्सिडी वहां पे कर दी। हमने खाद्य सुरक्षा का वादा किया, उस रिपोर्ट ने हमने इस देश के अंदर खाद्य सुरक्षा बिल लेके आए और लोगों को भोजन की सुरक्षा का हमने जो वादा है वो पूरा किया। उसी के अंदर इसी का तो सवाल है, यही तो सवाल है कि आपने लोगों को खाना वो कमा सकें, इसका वादा नहीं किया। आपने ये वादा किया कि हम आपको खाना दे देंगे, उस पर मैं आगे आऊंगा, उसमें मैं आगे आऊंगा। लोगों की सुरक्षा करना उसका सरकार का दायित्व बनना है। कमा क्यों नहीं सकते? कमाने के जो अगर कोई इस देश के अंदर मुल्क के अंदर भूखा सोए तो सरकार का दायित्व कि वो उसका पूरा करे। अरे चौधरी जी, आ रहा हूँ उस पर। आप तो ये बताइए, आज का हमारा जो विषय है, इस देश का सबसे पहला जो सबसे पॉपुलर नारा हुआ जिसने आपकी पार्टी को एक तरह से फिर से जिंदा किया, वो अगर श्याम जी मैं सही हूं तो गरीबी हटाओ, यही था ना ये नारा। 1971 में आप इसी के दम पर आए थे ना, क्या हुआ उसका जरा उसके बारे में मुझे बता दीजिए। निश्चित रूप से इस देश की गरीबी को हटाया। जिस गांव के अंदर एक रंगीन टीवी नहीं होती थी, आज उसका अगर कोई झोंपड़ा भी है वहां पे वो रंगीन टीवी देखता है। ये इस मुल्क को देन है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा तो चौधरी साहब 21वीं सदी में लेके जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 21वीं सदी में लेके जाएंगे। राजीव गांधी जी ने जो आज संचार क्रांति की जो बात करते हैं, आज जो घर में बैठा आप इस चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं वो जानते हैं कि राजीव गांधी की क्रांति कौन लेके आए थे। सर 1971 में आपने गरीबी हटाओ कहा।
मजाक नहीं उड़ाया है। अरे गिरीश जी आ रहा हूँ आपके पास, गिरीश जी आ रहा हूँ। कोई मजाक नहीं उड़ाया है। आपके पास भी आ रहा हूँ। और विदेश से हमने जो विदेशी बैंकों में जब पैसा जमा था वहां की सरकार पे दबाव बनाया। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, अब जरा रोजगार की भी बात कर लीजिए। आपने कहा 15 करोड़ लोगों को, यहाँ कहा था 15 लाख लोगों को। केंद्र में जब चुनाव हुए थे तो आप लोगों ने कहा था 3 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और 3 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने कहा था। इस देश में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं मुकेश जी, जो आंकड़े हमारे सामने हैं उसके हिसाब से। और हम इस बात पर फूले नहीं समाते, छाती चौड़ी करके घूमते हैं कि इस देश में युवा शक्ति सबसे ज्यादा है। दुनिया के सारे मुल्कों से कहीं ज्यादा युवा हिंदुस्तान में बसते हैं। हमारे पास बहुत ताकत है। ताकत किस काम की है जब उनके पास रोजगार ही नहीं है? ये ताकत तो उल्टा असर कर रही है। सुनिए, आ रहा हूँ चौधरी जी आपके पास। ये ताकत तो उल्टा असर कर रही है सर। नहीं, असर युवा बेरोजगार है, कुंठित होता जा रहा है। अगर बेरोजगार होता, आक्रोशित होता, अवसाद में है। नहीं, कोई अगर युवा बेरोजगार होता, आक्रोशित होता और अवसाद में होता, तो क्या चुनाव परिणाम ऐसे आते? कौन से चुनाव परिणाम? आप कौन सा प्रदेश की बात करना चाहते हो? उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए, राजस्थान में 38,000 वोट, अरे 38,000 वोटों से धौलपुर से हार के बैठे हो। राजस्थान के अंदर राजस्थान में चौधरी जी 38,000 वोटों से धौलपुर में हार के बैठे हो। क्या धौलपुर में युवा नहीं रहता है? क्या धौलपुर के अंदर गरीब नहीं रहता है? अगर गरीब का कल्याण नहीं करते, युवा का कल्याण नहीं करते, तो क्या धौलपुर की जनता जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को हराती आई थी, हाँ ठीक है, धौलपुर की जनता ने क्या प्रमाणित नहीं किया है? सर मेरा एक क्वेश्चन था। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के अंदर 11 लाख रोजगार दिए। इन्हीं सरकार के आंकड़े कहते हैं कि जनवरी 2014 से लेकर जनवरी 16 तक 2,66,359 जो है वो सरकारी नौकरियां गई। नौकरी गई और 8,92,000 टोटल पद है। चौधरी जी आप ये कल्पना करिए, 60 साल में आप 7 लाख कर्मचारी बनाते हो और आप हमसे ये उम्मीद करते हो कि हम 2 साल के अंदर 15 लाख कर्मचारी बना दे। हमने कर्मचारी बनाने की बात नहीं कही थी, हमने नौकरी देने की बात नहीं कही थी, हमने बात करी थी रोजगार के अवसर। ठीक है गिरीश शर्मा, ठीक है गिरीश शर्मा चौधरी जी आपको लगता है अगर हम ठीक है चुनावी नारा है, अरे मुकेश जी आरोप लगाना चाहिए था कि 15 लाख लोगों को आप रोजगार कैसे दे सकते हो जब 7 लाख कुल कर्मचारी है। 15 लाख लोगों को नौकरी देने की बात, 15 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की थी, मुकेश जी आप सुनिए, बात करी थी। मुकेश जी 15 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध, चलो जी सुनिए, चलो जी 12 लाख लोगों को रोजगार हम उपलब्ध करा चुके हैं। अरे यार मुकेश जी सुनिए ना, 12 लाख लोगों को हम रोजगार सुनिए उपलब्ध करा चुके हैं। अरे सुनो यार, 8 लाख पीएफ नए अकाउंट खुले, ये प्रमाणित करते हैं इस बात को, प्रमाणित करते हैं इस बात को हमने 12 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। और मुख्यमंत्री लफंगा बोलती है। चौधरी साहब आपका ऑडियो जा नहीं रहा है, आपका ऑडियो जा नहीं रहा है, आपका ऑडियो जा नहीं रहा है। ठीक है, आप अपने शब्दों को कंट्रोल करिए। अरे ठीक है गिरीश शर्मा मेरा सवाल आपसे ये है, ये हमने आप ये चलो जी प्लीज, चलो जी अपने शब्दों का इस्तेमाल तुमसे करिए, संसदीय भाषा में बात करिए। उन्हें आप लफंगा कहते हैं। आज तो किसान गैस का ऑडियो डाउन करिए भाई, ऐसा चौधरी साहब का ऑडियो डाउन करिए, चौधरी साहब का ऑडियो डाउन करिए। गिरीश शर्मा जी आपसे मेरा सवाल यह है कि इतने सालों के बाद जब आम आदमी पार्टी को मौका दिया देश के लोगों ने, तो जो सवाल मेरे पहले 2 राजनीतिक मित्र थे जिनसे मैंने किए, वही सवाल मेरा आपसे है। बहुत उम्मीदों के साथ आपकी पार्टी को चुना था, ये सोच करके चुना था कि ऐसा 50 में नहीं हुआ, 55 में नहीं हुआ, उसके बाद हर 5 साल में नहीं हुआ, वादे होते रहे, भुलाए जाते रहे। काम हुआ निश्चित तौर पर। इस देश की श्रम शक्ति को नहीं नकारा जा सकता, इस देश के किसान को, इस देश के सैनिक को, इस देश के युवा को, उसके योगदान के लिए कहीं नकारा नहीं जा सकता उसके योगदान को। लेकिन आशातीत परिणाम सामने नहीं आए, इसलिए आप जैसी पार्टी को मौका मिला। आपने क्या किया पिछले 1.5 साल में? जो अभी तक बात सामने आती है वो ये आती है कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से भी कहीं ज्यादा निराश किया। आप इसका खंडन करिए, कैसे कर सकते हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ दिल्ली में हुआ है पिछले 67 साल में नहीं हुआ। 1.5 साल में 8,000 स्कूल रूम्स, जो करीबन 200 स्कूल के बराबर होते हैं, मॉडर्न एमिनिटीज, हाईटेक लैब्स। खाने की बात कर लीजिए सर, सबसे पहले आदमी को खाने की जरूरत पड़ती है, गरीब आदमी को खाना नहीं मिलता। गरीबी के क्षेत्र में क्या किया आपने? गरीबी के क्षेत्र में देखिए, जो न्यूनतम वेजेस सिर्फ दिल्ली सरकार ने बढ़ाए हैं। न्यूनतम वेजेस जो 9,000 से हर कुशल, अकुशल, अर्धकुशल सबको 500 से 700 रुपए बढ़ा करके न्यूनतम वेजेस, श्रमिक बीमा, इसके अलावा जितनी इस कल्याणकारी योजना दिल्ली सरकार ने चलाई है, आप अपने मीडिया से पूछिए कितनी दिखा पाई आज तक? जितनी से नहीं होगी ना सर, जितनी से काम नहीं चलेगा। मीडिया क्या दिखाएगा सर? आम आदमी पार्टी किसकी बनाई हुई है? अगर आप मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, मैं गवाह हूं रामलीला मैदान में जो अन्ना आंदोलन हुआ था उसका, किसने बनाया आपको?
जनता ने बनाया। इस देश में आपके संदेश को पहुंचाने का काम